हाँ तो नमस्कार और आपका स्वागत करते हैं आज के सेकेंड लेक्चर में। इससे पहले मैंने पहला वीडियो बना दिया है जिसमें क्लास 12th का फिजिक्स का फर्स्ट लेसन का जो इंट्रोडक्शन है हमने वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आप डायरेक्ट सेकेंड वीडियो देख रहे हैं तो गुजारिश है आपसे कि पहले आप जा कर के फर्स्ट वीडियो देख लें ताकि पीछे इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको मालूम चले और आगे भी समझ में आए। तो हम बेसिकली उस वीडियो के माध्यम से आवेश के बारे में चर्चा किए थे थोड़ी बहुत। आज का लेक्चर भी आवेश के बारे में होगा, आवेश के प्रॉपर्टी के बारे में होगा, आवेश को लाया कैसे जा सकता है किसी ऑब्जेक्ट पे, इसके बारे में चर्चा होगा। तो जो आज का हमारा क्लास है हम बता दें कि इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो आवेश के बारे में पढ़ने वाले हैं, आवेश क्या है, ठीक है। आवेश के गुण के बारे में पढ़ेंगे, आवेश के गुण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और इस गुण में होते हैं कुछ विशिष्ट गुण जिनको मूल प्रॉपर्टी कहते हैं, मूल गुण। आवेश के गुण भी देखेंगे, सामान्यतः गुण, और इसमें मूल गुण जो होते हैं उसको भी चर्चा करेंगे। और क्या आगे जो हमारा टॉपिक होगा उसमें क्या पढ़ेंगे, तो आवेशन पढ़ेंगे हम, यानी किसी वस्तु पे आवेश जो है कैसे लाया जाता है। तो आज हम बेसिकली इन्हीं 4 टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं थोड़ा, हम पिछले वीडियो में कहाँ तक पढ़ाए थे वहाँ से। हम बताए थे कि अगर कोई उदासीन पिंड है, ये उदासीन परमाणु है, मान लेते हैं उदासीन परमाणु है, ठीक है। तो हमने बताया था कि यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, यही हमने बताया था। तो जब हम निकालते हैं तो जो परमाणु होता है धनावेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, ठीक है। धनावेशित हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होने से परमाणु उदासीन से धनावेशित हो जाता है। तो एक चीज हमको समझना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपने द्रव्यमान को साथ लेके निकलेगा, अपने द्रव्यमान के साथ बाहर जाएगा, बाहर जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा और बेहतर तरीका से समझाते हैं। हम मान लेते हैं, पढ़ते हैं 5 प्रोटॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो इस परमाणु के भार में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सबका भार शामिल है परमाणु के भार में। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन की संख्या 5 रह गई और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गई। इट मीन्स दैट एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर इस धनावेशित परमाणु के मास में कमी होगी। बात समझेगा? यहाँ पे क्या हुई है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो धनावेशित है, धनावेशित परमाणु है, ठीक है, परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर कमी हुई है, ठीक है, कमी हुई होगी। बात समझा गया? अगर मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन निकला तब ना, इसमें से मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन निकला हो, तब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले तब कितना कमी होगा,
तो द्रव्यमान कमी को हम डेल एम से दर्शाते हैं, जो कि बराबर होगा एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के मास को हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, तो इसमें हम n से गुना कर देंगे तो इतना जो होगा मास की कमी होगा। अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकला है, इसका मतलब 10 गुने एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 गुना 10 की पावर 31 kg, तो ये हो जाएगा मास में कमी, डेल एम का वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 20 इलेक्ट्रॉन निकला है तो 20 इंटू 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg, इतना द्रव्यमान की कमी होगी। जब 10 निकलेगा, 10 इलेक्ट्रॉन बाहर जाए, जब 20 इलेक्ट्रॉन बाहर जाए, इसी तरह जब n इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो n इंटू 9.1 गुना 10 के पावर 31 kg, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन की इतना मास की कमी होगी। और इस मास को जो 9.1 गुना 10 के पावर 31 लिख रहे हैं, यह किसका मास है भाई? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू n बराबर डेल एम, जो कि बता रहा है कि मास में कितना कमी होगा n इलेक्ट्रॉन निकलने पे। तो हमारी बात आपको समझ में आई? इतना बढ़िया ढंग से समझा रहे हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे कॉन्सेप्ट पे तो चीज़ें बहुत आसान होती है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ हो गया। अब आगे चलते हैं भाई। ये तो धनावेशित के समय होगा। सर थोड़ा सा हम आपको बताए थे कि उदासीन परमाणु में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। उदासीन परमाणु में बाहर से इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए, तो बाहर से जब इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित हो जाता है, ये तो पता है। जी सर पता है। तो भाई साहेब जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था तो अपना द्रव्यमान को लेकर बाहर जा रहा था, यानी अगर इलेक्ट्रॉन उदासीन पे आ रहा है तो अपना द्रव्यमान लेकर आएगा, अपने द्रव्यमान को साथ में लेकर आएगा, साथ में लेकर आएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर कहीं उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो ऋणावेशित हो जाएगा और इसका द्रव्यमान में वृद्धि होगा। द्रव्यमान में वृद्धि कितने होगा भाई? तो एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर, द्रव्यमान के बराबर। ठीक है, तो अगर वृद्धि हुआ द्रव्यमान डेल एम है तो 1 गुना 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg हो जाएगा, ये बढ़ा हुआ द्रव्यमान है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 2 गुना 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg, इतना बढ़ा हुआ द्रव्यमान होगा। ठीक है, बढ़ा हुआ द्रव्यमान है। इसी तरह n अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाए तो n इंटू 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कुल मिलाकर n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डेल m के बराबर हो जाएगा। किसी को डाउट है तो बताएंगे। अभी हमने देखा था इसके ठीक पहले वाले में कि भाई साहेब यहाँ निकल रहा है तो भी यही फार्मूला है और यहाँ पे आ रहा है तो भी यही फार्मूला है। यानी कहेंगे कि उदासीन से जब आवेशित होगा, उदासीन से आवेशित होने पर द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान में परिवर्तन कितना परिवर्तन होगा? तो डेल एम जो है परिवर्तित द्रव्यमान है, बराबर होगा n इंटू एम ई के बराबर। अब देखिए इसमें वृद्धि होगा, कब वृद्धि? ऋणावेशित के समय, ऋण आयन बनेगा तो वृद्धि होगा। और कमी होगा कब?
धनावेशित के समय पॉजिटिव बनेगा तब। हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, इसको समझिएगा कि अगर कोई परमाणु ऋणावेशित है तो उसका द्रव्यमान, अगर हम मान लेते हैं ऋणावेशित को, हाई परमाणु है और परमाणु ऋणावेशित है, ऋणावेशित, ठीक है, और इसके द्रव्यमान को हम m1 मानते हैं, ठीक है, और ये उदासीन है, उदासीन, ठीक है, कितना है? उदासीन है, उदासीन परमाणु, ठीक। और यहां पे मान लेते हैं धनावेशित परमाणु हैं, धनावेशित परमाणु। तो देखिए, और इसके द्रव्यमान को m मानते हैं और इसके द्रव्यमान को m2 मानते हैं। तो होता क्या है कि सबसे ज्यादा द्रव्यमान ऋणावेशित का होगा, उससे ज्यादा उदासीन का होगा और सबसे कम धनावेशित परमाणु का द्रव्यमान होगा। क्यों होगा भाई ऋणावेशित का ज्यादा? क्योंकि जितना उदासीन का द्रव्यमान होगा उसी में तो इलेक्ट्रॉन ऐड होकर के ऋणावेशित बनेगा, तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो यानी उदासीन से इसका ज्यादा हो गया ऋणावेशित का। वैसे ही अगर उदासीन परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो धनावेशित हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो द्रव्यमान लेकर निकलेगा, यानी द्रव्यमान में कमी हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋणावेशित परमाणु का द्रव्यमान सबसे ज्यादा, उसके बाद उदासीन का, उसके बाद आवेशित का। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे हम चलते हैं। अब तो हमने सीख लिया कि भाई आवेश के संबंधित जो बेसिक जानकारी होती है उसके बारे में हम जान लिए। अब थोड़ा सा आवेश पे चर्चा करते हैं। आवेश है क्या? आवेश के कारण क्या होता है? तो देखिए, आवेश को हम लोग चार्ज कहते हैं। क्या करते हैं भाई? आवेश को हम लोग चार्ज कहते हैं, ठीक है। आवेश का काम क्या है भाई? पहले समझिएगा। आवेश जो करता है या तो विद्युत क्षेत्र, ठीक ना, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है? ये क्या करता है भाई साहेब? ये दोनों को उत्पन्न करता है। अगर उत्पन्न नहीं करेगा तो अनुभव करता है, अनुभव करता है। याद रखिएगा, आवेश क्या करता है? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। अगर उत्पन्न नहीं कर रहा है तो खुद उसको फील करेगा कि विद्युत क्षेत्र है, कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र है, ये करता है, ठीक है। और दूसरी खास बात हम आपको बताना चाहते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो आवेश होता है हमेशा द्रव्यमान के साथ आता है, हमेशा द्रव्यमान के साथ आता है। इसका मतलब समझाते हैं। यानी अगर कहीं किसी वस्तु पर द्रव्यमान है तो वहां आवेश लाया जा सकता है। मान लेते हैं कि ये वस्तु है और इसमें द्रव्यमान है 5 kg, ठीक है। तो यहाँ पे आवेश हो भी सकता है, हो भी सकता है कि पहले से हो, या नहीं होगा तो लाया जा सकता है, लाया जा सकता है कहीं भी, किसी भी वस्तु पे। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो लाया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई वस्तु है 10 kg का तो फिक्स है कि द्रव्यमान फिक्स है कि मान लीजिए है द्रव्यमान 10 kg है, तो यह जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आवेश होगा ही होगा, ठीक है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं होगा तो लाया जा सकता है। लेकिन इसके ठीक उल्टा, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान नहीं होने पर
आवेश नहीं होगा, इश्योर है, आवेश नहीं होगा। अगर कहीं द्रव्यमान नहीं है तो वहां हम आवेश के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर कहीं किसी वस्तु का द्रव्यमान है, कहीं पे द्रव्यमान एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहां सोच सकते हैं कि हो सकता है या नहीं भी हो सकता है कि आवेश है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है मास इज ऑलवेज एसोसिएट विथ चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास। इट प्रोड्यूस या एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यह क्या करता है, स्वयं उत्पन्न भी कर सकता है और अनुभव भी कर सकता है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये तो हो गया भाई आवेश क्या है। आवेश के बारे में और जानकारी लेते हैं। देखिए, आवेश के बारे में जानकारी लेंगे तो थोड़ा सा आवेश के सामान्य गुण या परिचय के बारे में देखते हैं। सामान्य गुण चलते हैं, उसके बाद मूल गुण पढ़ेंगे। यहां से प्रश्न बनता ही बनता है। एक चीज हम बार बार कह रहे हैं, यहां से प्रश्न बनेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो आवेश होता है उसको हम सूचित कर सकते हैं स्मॉल क्यू से भी और कैपिटल क्यू से भी। आवेश का इस संकेत होता है, ठीक ना। आवेश का संकेत होता है प्लस क्यू या माइनस क्यू, यानी छोटा वाला क्यू या बड़ा वाला क्यू। प्लस में भी लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं। तो आवेश को सूचित करते हैं, संकेत है। आवेश में हम पढ़ेंगे कि दो प्रकार का आवेश होता है। दो प्रकार का आवेश होता है, दो प्रकार का। एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। तो दो प्रकार के आवेश में कौन कौन? धनावेश होता है, ठीक है, और ऋणावेश, ऋणावेश होता है। तो आवेश कितने प्रकार के भाई? तो दो प्रकार के होता है। फिर यहीं पे हमको क्या पढ़ना है? फिर यहीं पे अगर बात किया जाए तो अब देखते हैं ये चलेगा कि नहीं, कि यहीं पे पढ़ते हैं कि आवेश के कारण एक बल लगता है जिसको हम वैद्युत बल कहेंगे। वैद्युत बल या चुंबकीय बल भी लगेगा, चुंबकीय बल, ठीक ना। विद्युत बल भी लग सकता है और चुंबकीय बल भी लग सकता है, लेकिन हम अभी फिलहाल इस चैप्टर में केवल विद्युत बल की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम चुंबकीय बल को निगलेक्ट करके चलते हैं, चुंबकीय बल के बारे में चर्चा बाद में करेंगे। तो आवेश के कारण एक बल लगता है जिसको कहते हैं वैद्युत बल, विद्युत बल, कूलाम्बिक बल, जो भी कहें। ये जो बल लगता है ये दो प्रकार का होता है, आकर्षण भी होगा, ठीक है, और विकर्षण भी होगा। विकर्षण, ध्यान से सुनिएगा। आवेश के कारण कौन सा बल लगता है? वैद्युत बल। इसकी प्रकृति जो होगी वो आकर्षण भी होती है और विकर्षण भी होती है, ठीक है, समझ में आ रहा? इसी में हम पढ़ेंगे कि जब समान प्रकृति के आवेश हो, समान प्रकृति के, प्रकृति यानी अगर दोनों प्लस रहेगा, दो आवेश रहेगा प्लस रहेगा तो एक दूसरे से दूर जाएगा। उसी तरह से दोनों अगर माइनस भी है तो एक दूसरे से दूर जाएगा। यानी समान प्रकृति के बीच विकर्षण बल लगता है। यहाँ पे कौन सा बल लगता है भाई? तो विकर्षण बल। यहाँ पे कौन बल लग रहा है? तो विकर्षण बल, विकर्षण बल। समान प्रकृति रहेगा तो विकर्षण बल लगता है, ठीक है। वहीं यदि असमान प्रकृति रहे, असमान प्रकृति के आवेश हो, ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज। असमान प्रकृति का मतलब क्या है सर? एक प्लस है और दूसरा माइनस, तो दोनों एक दूसरे को खींचेगा अपनी तरफ, तो यहाँ पे आकर्षण बल लगता है। यहाँ पे कौन सा बल? आकर्षण बल लगता है। तो हमने सीखा कि आवेश के कारण, आवेश को सूचित करेंगे छोटा या बड़ा क्यू से, ठीक ना। धन आवेशित होगा तो प्लस क्यू और ऋण आवेशित होगा तो माइनस क्यू। यानी आवेश के दो प्रकार हो गया। आवेश के कारण एक बल लगता है जिसको हम विद्युत बल कहते हैं, और ये जो बल होता है आकर्षण और विकर्षण दोनों प्रकार का होता है। जब दोनों की प्रकृति समान होगी, दो आवेशों की प्रकृति समान होगी,
साला बंद हो गई, दिमाग खराब हो गया। तो थोड़ी सी लाइन डिस्टर्ब हो गई, इसलिए थोड़ा सा बीच में कटा होगा। तो चलिए शुरुआत करते फिर से कि समान प्रकृति होगी तो विकर्षण बल, चार्ज आवेश एक दूसरे को धक्का देंगे। अगर विपरीत प्रकृति है तो आकर्षण बल। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, आवेश के सामान्य गुण में आगे चलते हैं। आवेश जो होता है, अगर चौथा कहेंगे, चौथा, तीन को बात बता दिए। चौथा कि आवेश जो होता है अदिश राशि है। आवेश जो है अदिश राशि है, याद रखेगा। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि। यह सदिश राशि नहीं है, यह अदिश राशि है। ठीक है, वहीं बात करें मात्रक के बारे में, पांचवा। तो मात्रक से बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। मात्रक के बारे में बात करते हैं और इसको थोड़ा सा बढ़िया से बात किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। तो मात्रक की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने पढ़ा है फॉर्मूला, आई बराबर 10 क्लास में थे, तो Q बाई टी, प्रति इकाई आवेश पर प्रवाहित होने वाली, प्रति इकाई कहते, प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखेंगे आवेश का मान निकालेंगे तो Q बराबर होता है IT। चूंकि हम Q का हम मात्रक जानते हैं कि एम्पियर होता है। क्या होता है भाई? Q का मात्रक एम्पियर, और समय का मात्रक सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड। यानी अगर देखेंगे तो आवेश का जो मात्रक हो जाएगा कहीं पे एम्पियर सेकेंड भी हो जाएगा। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकेंड। ठीक है, तो एक मात्रक मिल गया, और इसी एम्पियर सेकेंड को हम लोग कूलाम नाम देते हैं। कूलाम, इसको क्या नाम देते हैं? कूलाम, जिसको हम C द्वारा सूचित करते हैं। तो यानी हमारे पास दो यूनिट हो गया। क्या क्या हो गया? एम्पियर सेकेंड भी हो गया और कूलाम हो गया। और कूलाम को SI मात्रक कहते हैं, SI मात्रक कहा जाता है। समझ आ गया? कूलाम को क्या कहा जाता है? SI मात्रक। वैसे तो हमारा एम्पियर सेकेंड भी SI मात्रक में हो जाएगा, तो हम दोनों याद रख के चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे तो एक होता है भाई, याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे? CGS मात्रक, आवेश का CGS मात्रक। ठीक ना, आवेश का CGS मात्रक। आवेश का हम लोग CGS मात्रक देखेंगे तो जो CGS मात्रक होता है वो होता है, कहीं कहीं ESU लिखा रहता है, बार बार कॉल आ जाता है, डिस्टर्ब करता है। देखिए ESU होता है, CGS मात्रक क्या होता है भाई? ESU होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जब ESU होता है तो हम देखते हैं इसको और कुछ लिखा जाता है, तो हाँ स्टेट कूलाम भी कहते हैं इसको, स्टेट कूलाम भी नाम है, स्टेट कूलाम। कहीं कहीं पूछता है ESU CGS मात्रक है, अगर नहीं देगा तो स्टेट कूलम देता है। और इसका एक नाम है भाई CGS में, फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन, ये तीनों के तीनों जो है CGS मात्रक है, याद रखेगा। स्टेट कूलम का है, या ESU का है, या फ्रैंकलिन का है,
तीनों के तीनों जो है CGS मात्रक है, ठीक है। और देखिए ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, ठीक है। और यहाँ एक खास बात है कि आपको याद करना पड़ेगा, एक डाटा यहाँ से हम लिख देते हैं, इसको याद कीजिएगा कि 1 कूलम बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 ESU होता है। 3 गुना 10 के पावर 9 ESU 1 कूलम बराबर, ठीक है। 1 कूलम बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 ESU होता है। अगर हम इसको उल्टा दिन लिखना चाहेंगे, देखिएगा यहाँ पे कि 1 ESU बराबर क्या होता है, तो 1/3 हो जाएगा और 10 के पावर -9 कूलम हो जाएगा। ये याद रखना है, कभी कभी ये पूछता है, कभी ये पूछ देता है, तो जो भी हम ऐसे घेरेंगे वहाँ से समझ लेना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो ऐसे तो ये भी होगा। अगर पूछा जाएगा कि भाई कौन सा सबसे छोटा मात्रक है, देखिए तो ये जो ESU है यह आवेश का सबसे छोटा मात्रक है, सबसे छोटा मात्रक। मात्रक से भर भर के क्वेश्चन आता है भाई, तो ये सारा डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। जो जो हम लिख रहे हैं, हमारी जो बात है जो यहाँ पे लिख रहे हैं उसको ध्यान देना होगा। देखिए अन्य मात्रक भी होता है, एक अन्य मात्रक में पढ़ेंगे, अन्य मात्रक जब पढ़ेंगे तो एक होता है EMU इलेक्ट्रोमोटिव यूनिट। तो 1 EMU बराबर 10 कूलम होता है। क्या होता है? 1 EMU बराबर 10 कूलम होता है, ठीक है, 10 कूलम होता है। अगर अब चाहें EMU को CGS में बदलें तो देखिए कैसे बदलेंगे। EMU को EMU लिख देंगे और 10 का 10 1 कूलम का मतलब कितना होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यह वैल्यू रखेंगे 3 गुना 10 के पावर 9 ESU, ठीक है। अब ये गुना हो जाएगा तो 1 EMU बराबर हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 10 ESU। ये याद रखेंगे, याद रहेगा ना। ये भी डाटा याद रखेंगे, कहीं कहीं ये भी पूछ दिया जाता है कि 1 EMU बराबर कितना ESU होता है, तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक और मात्रक होता है जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, वो है फैराडे। फैराडे सबसे बड़ा मात्रक। फैराडे क्या है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, मात्रक होता है। हाँ, कोई कहेगा सर आप लाइन से नहीं पढ़ा रहे हैं, लाइन वाइज नहीं पढ़ा रहे हैं सर, आप कहीं पे भी लिख देते हैं। तो भाई हमारे बात को ध्यान रखिएगा और हम भी कोशिश करेंगे अगला जो स्लाइड है उसमें लाइन से लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 1 जो फैराडे होता है वह 96,500 कूलम्ब के बराबर होता है। यहाँ से भी भाई भर भर के यह क्वेश्चन देता है, और आप अगर बटोरना चाहेंगे नंबर तो आप यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ से जो भी घेरा गया है वहाँ से डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि जो सर यहाँ पे बॉक्स में बंद किए हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, चलते हैं और क्या डाटा है। तो मात्रक संबंधित ये डाटा है, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। एक और चीज़ डाटा से संबंधित है तो बता देते हैं। एक होता है आवेश का, ये तो सबसे बड़ा मात्रक हो गया। न्यूनतम आवेश कितना होता है? न्यूनतम आवेश कितना उत्पन्न हो सकता है? न्यूनतम आवेश जब पूछा जाएगा तो यह क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वही न्यूनतम आवेश होता है, ठीक ना। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश का वैल्यू कितना होता है? तो भाई 1.6 गुणा 10 के पावर -19 कूलम। और इस न्यूनतम वैल्यू को हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है क्वांटा। इसको क्या पढ़ते हैं?
क्वांटा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? क्वांटा कहा जाता है। इतना जो आवेश है इलेक्ट्रॉन पर उसको क्वांटा कहा जाता है। बात समझ आ गया? अब देखिए कहीं कहीं लिखता है कि एक क्वांटा को सीजीएस में बदले। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक क्वांटा को सीजीएस में बदलना है। इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिए, तो एक क्वांटा मतलब इतना कूलम आवेश, इतना कूलम। अब देखिए एक कूलम में को हमको सीजीएस में बदल देंगे तो 1.6 गुणा 10 के पावर -19 हाई जो कूलम है अगर सीजीएस में बदलेंगे 3 गुणा 10 के पावर कितना होता है? 9। ठीक है, अब ESU में बदल गया। किस में बदल गया? ESU में, यानी क्वांटा को हम सीजीएस में बदल देंगे। अगर इसको गुना करेंगे तो 4.8 हो जाएगा और 10 के पावर -10 ESU हो जाएगा। तो एक क्वांटा इलेक्ट्रॉन को अगर हम सीजीएस में बदलेंगे तो कितना आवेश का वैल्यू होगा? तो ये आपके सामने है। ये भी आपको पूछा जाता है प्रश्न में, ये भी आपको क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बहुत सुंदर एक क्वेश्चन पूछता है, भाई आपको क्या बताना है? आवेश घनत्व बताना है। क्या पूछता है? आवेश घनत्व पूछा जाता है। तो आवेश घनत्व का मतलब क्या है यहाँ पे हमको समझना है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात को आवेश घनत्व कहते हैं। और जब हम इसका अनुपात निकालेंगे तो देखिए 1.6 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा? 10 के पावर -19 कूलम और बटा में इसका द्रव्यमान क्या होता है? 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg होता है। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 1.6, इसको हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे तो 16 बटा में 91 गुना 10 के पावर, देखिए 31 है, 31 जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर 19 प्लस 31 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। क्या 12 हो जाएगा? यानी अगर हम लिखें हैं तो 160 बटा में 91 गुना 10 के पावर 11 प्लस में होगा, माइनस में नहीं, इतना कूलम प्रति केजी हो जाएगा। तो ये आपको आवेश घनत्व का वैल्यू होगा। इसको हल करेंगे लगभग तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1.8 गुना 10 के पावर 11 कूलम पर केजी, ये आवेश घनत्व है, ये याद रखिएगा। E/m का मान है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आवेश के गुण पढ़ रहे थे, जनरल जो प्रॉपर्टी होता है आवेश का वो देख रहे थे। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं भाई। आगे गुण नंबर, मात्रक के बाद हमने क्या क्या पढ़ा है? मात्रक पढ़ लिया है, आवेश का संकेत पढ़ा, आवेश के प्रकार पढ़े और बल पढ़े कि बल कैसे लगता है। इसके बाद क्या पढ़े? आवेश अदिश राशि ये पढ़े, इससे संबंधित मात्रक पढ़े और आगे हमने न्यूनतम आवेश देखा, एक क्वांटा को सीजीएस में बदले, आवेश घनत्व देखा। फिर आगे चलते हैं, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? आवेश जो होता है, बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अभी आवेश के मूल गुण नहीं देख रहे हैं, आवेश के सामान्य गुण देख रहे हैं। आवेश जो होता है उसका 3 सिचुएशन होता है, देखिएगा बताते हैं। अगर आवेश, ओह माय गॉड, अगर हमारा आवेश विराम में हो, अगर आवेश क्या हो? विराम में, तो जब विराम में आवेश रहेगा तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, क्षेत्र उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न करता है। कौन सा? विद्युत क्षेत्र। कब? जब आवेश विराम में रहेगा तब। अगर आवेश हमारा एक समान रूप से गति करे, एक समान रूप से गति करे, ठीक ना? कैसे गति करे भाई? एक समान रूप से। तो जब इस समय क्या होगा? 2 चीज उत्पन्न करेगा भाई। क्या क्या उत्पन्न करेगा? तो विद्युत क्षेत्र तो करेगा ही करेगा,
विद्युत क्षेत्र तो करेगा ही करेगा, ठीक है। ओ रेड कैसे चलने लगा। और साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र के अलावा चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। वहीं आवेश पगला करके त्वरित गति करने लगे। क्या करके? पागल हो जाए, त्वरित गति, त्वरित गति करे। तो भाई त्वरित गति करेगा ना, तो यहाँ से तीन चीजें उत्पन्न होगी। एगो तो विद्युत क्षेत्र है, ये है विद्युत क्षेत्र, और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र तो करेगा ही करेगा, और लास्ट में विकिरण बाहर निकलेगा। इसमें से एनर्जी, ऊर्जा जो है, किरणें बाहर निकलेगी। तो याद रखेगा, आवेश अगर विराम में है, आवेश कैसा है? विराम में है, तो केवल विद्युत क्षेत्र। आवेश एक समान गति करेगा तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। अगर आवेश क्या हो? त्वरित गति करे तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय से क्षेत्र और विकिरण को उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु विराम में है, ठीक है, और इस पे Q आवेश है। आवेश का मान 5 कूलम दिया गया है। अगर ये गति में हो जाए, गति में हो जाए, तो आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आवेश का मान चाहे विराम में हो या गति में हो, उससे उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। याद रखिएगा, ठीक। ये आवेश का गुण है। फिर क्या है आवेश के गुण? आवेश अगर चालक पे रहे, आवेश चालक के सतह पर रहता है, चालक के सतह पर रहते हैं, सतह पर, ठीक ना, उपस्थित रहते हैं। मतलब है, अगर मान लीजिए गोला हो गया, तो गोला के सरफेस पे रहेगा, न कि वॉल्यूम पे नहीं रहेगा, गोला के सतह पे रहेगा। गोला के कहाँ रहेगा? सतह पे। चाहे खोखला हो या ठोस हो, उससे मतलब नहीं है, हमेशा ये सतह पे मौजूद होगा। ठीक है, आवेश कहाँ होगा? सतह पे। दूसरा चीज याद रखिएगा, आवेश घनत्व बात करें, आवेश घनत्व की बात करें, तो अगर नुकीला सतह होगा, जैसे मान लीजिए ऐसे है, ऐसे हो, ऐसे थोड़ा सा नुकीला बना देते हैं, ऐसे नुकीला हो, कहीं पे नुकीला हो, तो आवेश घनत्व जहाँ पतला होगा, यानी यहाँ पे पतला पतला है, तो यहाँ एग्जिस्टेंस चार्ज की ज़्यादा होगा, यहाँ एग्जिस्टेंस चार्ज की ज़्यादा होगा, ठीक ना। और जहाँ जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना कम आवेश का देखने को मिलेगा, जितना दूर होगा उतना कम देखने को मिलेगा। तो आवेश घनत्व जो होता है नुकीले भाग पर अधिक होता है, नुकीले भाग पर, नुकीले भाग पर अधिक होता है, अधिक, ऊपर एरो मतलब अधिक। यहाँ अगर मोटा एरिया रहे तो वहाँ घनत्व कम होता है, घनत्व कम होता है। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ क्या करना है भाई? याद रखना है। किसी को कुछ डाउट है तो बताइए, किसी को लग रहा है कि भाई साहेब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बताएंगे भाई। चलिए आगे चलते हैं। आवेश से संबंधित गुण हम देख रहे थे, तो ये रहा आवेश से संबंधित गुण। और कुछ छूटा होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर कोई चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि सर ये चीज़ नहीं बताएं, तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जब अगला बनेगा तो उसमें हम जिक्र कर देंगे उसकी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या भाई? तो आवेश के मौलिक गुण यानी मूल गुण के बारे में पढ़ेंगे। आवेश के मूल गुण, मूल गुण में क्या क्या आता है भाई? तो मूल गुण में ध्यान रखिएगा, 2-3 टॉपिक है, हम याद कर लेंगे। पहला है आवेशों का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण, तो क्वांटमीकरण का मतलब होता है क्वांटीकरण। क्वांटमीकरण ये ना होता है, थोड़ा सा वर्ड हम देख ले सही है कि क्वांटमीकरण होता है, ठीक है। वर्ड देख ले तो क्वांटमीकरण, क्वांट वह छूटा है, वह तो कह रहे थे छूटा है, क्वांटमीकरण वह छूट गया था, वह कह रहे हैं कि भाई कुछ सही नहीं लग रहा है। तो